वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम ट्रिक डेटा को ओएचएलसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कोई कोडिंग पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको कोई लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूं। कोई भी सिस्टम डिजाइन करने से पहले हमें ये एनालिसिस करना होता है कि उस सिस्टम को कितने लोग यूज करेंगे, डेटाबेस क्या होगा, कितने रिक्वेस्ट आएंगी, कितने रेट लिमिट हो सकती है। ज़्यादा मल्टीपल फैक्टर आप कंसीडर करते हो। तो सिमिलरली जब आप कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं तो आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सेगमेंट ट्रेड करना है, कितने इंस्ट्रूमेंट को आप सेलेक्ट करोगे। तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि लेट से आपको 1000 सिंबल 500 सिंबल्स को ट्रिक डेटा से ओएचएलसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उस केस में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टाइम सीरीज डेटाबेस को यूज़ करिए। जैसे कि क्लिक हाउस है, टाइम स्केल डीबी है, इन्फ्लक्स डीबी भी है। तो अगर आपको मल्टीपल सिंबल्स मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ द सिंबल्स को अगर कन्वर्ट करना है, उस केस में आई रिकमेंड गो फॉर द टाइम सीरीज डेटाबेस। बट अगर आपको केवल 10-20 सिंबल्स को कन्वर्ट करना है फ्रॉम टिक टू ओएचएलसी, उस केस में जो मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, वो आपके लिए परफेक्ट होगा। मैंने ऑलरेडी टाइम सीरीज डेटाबेस के केस को हैंडल कर रखा है। अगर आपको 1000-2000 सिंबल्स को सब्सक्राइब करना है एंड यू वांट टू स्टोर द टिक डेटा एंड कन्वर्ट टिक टू ओएचएलसी, उस केस में आप यहाँ पे टाइम स्केल डीबी यूज़ कर सकते हो। और मैंने इसको कवर कर रखा है अपने मेंबरशिप प्लान में। सो यहाँ पे 20th लेसन में टी डेटा मैनेजमेंट नाम से टॉपिक है, और यहाँ पे मैंने कवर कर रखा है कैसे आप टाइम स्केल डीबी को यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर आवर टिक डेटा, और ऑल्सो कैसे से आप कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो लार्ज नंबर ऑफ सिंबल्स के लिए तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। अब इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे स्मॉल नंबर ऑफ 10-20 सिंबल्स हैं, उसे कैसे आप कन्वर्ट करोगे। मैंने फ्लो डायग्राम डिजाइन किया है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं जो लॉजिक इसके पीछे का है उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ प्रॉपर वे में। सबसे पहले मैं जूम करूंगा कि मेरा टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, तो मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे टिक डेटा को ओएचएलसी फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, ये हमारी फर्स्ट एजम्पशन हो जाती है। तो मान लेते हैं कि मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया 9:35-10 पे। मैं एक केस लेके चल रहा हूँ जो कि बहुत ही रियलिस्टिक केस होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप हमेशा सिस्टम को 9:15 पे स्टार्ट करोगे। आप सिस्टम को कभी स्टार्ट कर सकते हो 9:35, 10:35 एनी टाइम। तो मैं एक रैंडम नंबर चूज किया कि 9:35 पे मैं सिस्टम को स्टार्ट करूँगा। ओके, 9:35 10 सेकंड, यहाँ पे सेकंड्स मैटर करता है। फिर क्या करोगे, आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सिंबल्स हैं, अब मान लेते हैं कि मेरे को निफ्टी के एटीएम से 2 स्ट्राइक ऊपर 2 स्ट्राइक नीचे के जो भी सिंबल्स है उसको सब्सक्राइब करना है। तो 2 आईटीएम हो गया, 2 ओटीएम हो गया और 1 एटीएम हो गया। तो टोटल 5 सिंबल हो गए कॉल में और 5 हो गए पुट में। टोटल 20 सिंबल्स मेरे को मिलेंगे, तो मैं 20 सिंबल सब्सक्राइब कर दूंगा। स्टार्ट से लेके सब्सक्राइब करने के बीच में मेरे को 5 सेकंड लग गए। तो टाइम हो चुका है 9:35 15 सेकंड्स। जो भी सिंबल आपने सब्सक्राइब किया उसको मैं एक डिक्शनरी में स्टोर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नाम दिया डीबी। बेसिकली मैं कोड में यूज़ करूँगा डिक्शनरी, हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटाबेस की आएगी तो फिर तो ऑब्वियसली हम टाइम से डेटाबेस यूज़ कर लेंगे, बट यहाँ पे मैं नाम दिया डीबी, बट आप एज्यूम करिए यहाँ पे डिक्शनरी होगी। ओके, इन रियल कोड यहाँ पे 9:35 15 सेकंड से हमने टिक को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप खुद सोचिए कि 35 को जो कैंडल फॉर्म हो रही ऑन गोइंग कैंडल है, उसका तो डेटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने 15 सेकंड का डेटा लॉस कर दिया है। तो जो भी हम अब कन्वर्जन कर पाएंगे वो 9:36 से कर पाएंगे। ओके, 35 की कैंडल तो इनकम्प्लीट है ना हमारे लिए, 15 सेकंड तो ऑलरेडी बीत चुके थे। तो 35 का कैंडल हम रिसैम्पल नहीं करेंगे, हम बेसिकली फोकस करेंगे 36 से। यहाँ पे देखिए मैं मेंशन कर रखा है स्टोर डेटा आफ्टर 9:35 10। उसके बाद मैं वेट करूँगा नेक्स्ट कैंडल के फिनिश होने का। सॉरी, ऑन गोइंग कैंडल जो बन रही है 35 वाली इस टाइम पे, उसको मैं वेट करूँगा फिनिश होने का। वो कब फिनिश होगी, वो कंप्लीट हो जाएगी 9:36 पे। ओके, अब 36 से मेरे पास स्टार्टिंग से डेटा होगा। ओके, 36:00 से डेटा होगा, तब मैं इसको इजीली सैंपल कर पाऊंगा। 9:36 पे जो कैंडल बन रही है उसका डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, बट इससे पहले का जो डेटा है वो हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे आप कॉल करेंगे ब्रोकर की हिस्टोरिकल एपीआई। जैसे जो रैक केस में आपने देखा हो, यहाँ पे हिस्टोरिकल एपीआई है। ओके, यू कैन सी दिस एपीआई कॉल इंस्ट्रूमेंट हिस्टोरिकल। यहाँ पे आप डेली मिनट 3 मिनट 5 मिनट के कैंडल डेटा को फेच कर सकते हैं। तो पिछले 10 दिन से लेके 9:35 तक का जो डेटा अवेलेबल है उसको आप फेच करके स्टोर कर लीजिए। और 36 जो डेटा आ रहा है वो तो ऑलरेडी हमारे पास टिक में है ही। तो आप समझ रहे हैं हमने क्या किया, हमने जो 36 से पहले डेटा था उसको हमने कॉल किया एपीआई से, और उसके बाद का डेटा आएगा वो हम कलेक्ट करेंगे टिक डेटा से। यहाँ पे हमने हिस्टोरिकल एपीआई प्लस टिक डेटा को कंबाइन करके अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया। 9:36 के बाद हम 10 सेकंड का वेट करेंगे, उसके बाद मैं एपीआई कॉल करूँगा, और जो भी डेटा अवेलेबल है प्रीवियसली उसको मैं एपीआई से कलेक्ट कर लूँगा। बट आप अब यहाँ पे सोचेंगे कि मैंने 10 सेकंड वेट क्यों किया, क्योंकि जब भी कोई कैंडल फिनिश होती है उस टाइम पे अगर आप कॉल करोगे, अगर आपने आपने यहाँ पे 36 पे कॉल किया ना, तो आपको 35 का डेटा है वो इनकम्प्लीट मिलता है। जो क्लोजिंग प्राइस होती है ना वो इनकम्प्लीट होती है। तो बेटर क्या होता है कि आप 5 सेकंड 10 सेकंड वेट कर लीजिए, 10 सेकंड बाद पूरी कंप्लीट डेटा आती है। तो मैं यहाँ पे 10 सेकंड का वेट कर लूँगा, 10 सेकंड बाद मैं कॉल करूँगा एपीआई को, और मैं यहाँ पे मैं 9:35 से पहले जो भी डेटा अवेलेबल्स है उसको लेके आऊँगा, और इसको मैं यहाँ पे एक डेटाबेस में सेव करूँगा जिसका नाम है हिस्टडीबी। यहाँ मैं डेटाबेस बोल रहा हूँ बट एक्सरी होगी, उसका नाम होगा हिस्टडीबी। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है इनिशियली हिस्ट डेटा फ्रॉम लास्ट वीक टू 9:35। मैंने एग्जांपल लिया कि लास्ट वीक से लेकर 9:35 तक का डेटा मैं स्टोर कर लूँगा हिस्ट डेटाबेस में। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे एक डेटाबेस रेडी हो चुका है जहाँ पे मेरे पास 9:35 का डेटा अवेलेबल है, और ऑलरेडी यहाँ पे टिक डेटा कलेक्ट हो रही है जिसमें 36 डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, आप सिंपल इस डेटाबेस को और टिक डेटा को कंबाइन करके आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे, सिंपल। तो अब क्या करोगे आप, जैसे ही 37 होगा, अब यहाँ पे देखिए 37 जैसी होगा, हम क्या करेंगे, हम 36 की जो कैंडल फॉर्म हो रही है उसको हम रिसैम्पल करेंगे। रिसैम्पल करने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे इस डेटाबेस में।
तो हमारे पास 35 तक का था, 36 हमने ऐड कर दिया। फिर आप 1 मिनट का वेट करेंगे, ओके, एक लूप चलता रहेगा। फिर आप 1 मिनट वेट करेंगे, फिर 37 को सैंपल करेंगे, फिर 38 को सैंपल करेंगे, 39 को सैंपल करेंगे। यहाँ पे हम एक लूप में हर 1 मिनट पे डेटा को रिसैंपल करेंगे और रिसैंपल करने के बाद उसको हम अपेंड कर देंगे हिस्टोरिकल डेटाबेस में, और इस डेटाबेस को आप यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में। मान लेते हैं आपको स्ट्रैटेजी जहाँ पे आपको इंडिकेटर कैलकुलेट करना, तो यू कैन कैलकुलेट इंडिकेटर फ्रॉम दिस डेटाबेस। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कैसे हम टिक डेटा को OHLC फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पे एक चैलेंज आपके लिए होने वाला है, कैसे आप टिक डेटा को स्टोर करेंगे, ओके, डेटाबेस में, और कैसे रिसैंपल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे फ्लो का। बाकी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, आपको वेट करना है, API कॉल करनी है, डिक्शनरी में सेव करना है। बट यहाँ पे जो चैलेंज आपके लिए होगा, टिक डेटा को स्टोर करना और रिसैंपल करना। रिसैंपल करने के लिए आप सिंपल डेटा फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप रिसैंपल कर लेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे टिक डेटा को स्टोर करना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, हमें केवल जो लेटेस्ट कैंडल फॉर्म हो रही है, लेट्स यहाँ पे 36 था, तो मेरे को 36 की डेटा की रिक्वायरमेंट है। जैसे 38 होगा तब मेरे को 38 की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जो भी कैंडल फॉर्म हो रही है, मुझे केवल उसी कैंडल के डेटा की रिक्वायरमेंट है। जो कैंडल बीत गई, हमें उसकी डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यहाँ पे टिक डेटा को स्टोर नहीं कर रहे, हम केवल रिसैंपल कर रहे हैं। रिसैंपल करके हम इसको ऐड कर दे रहे हैं। तो हमें टिक डेटा को स्टोर नहीं करना, हमें केवल रिसैंपल करना है। और रिसैंपल के लिए ऑल आई नीड रिसेंट कैंडल डेटा, ओके। तो आपको ऐसा कोई सिस्टम बिल्ड करना है कि आपको पूरे डेटा स्टोर नहीं करना। आप बोलोगे कि 35 से मैं डेटा स्टोर करता हूँ, तो 35 से लेके शाम को 3:30 तक आप डेटा स्टोर नहीं करोगे ना, जरूरत ही नहीं उसकी। जो कैंडल केवल फॉर्म हो रही है, आपको केवल उसी डेटा को रिस्टोर करना है। जो पुरानी है उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए। टिक डेटा को इफिशिएंट वे में स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे सर्कुलर बफर। सर्कुलर बफर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक केस लेता हूँ। एज्यूम करते हैं आपको 5 सेकंड टाइम फ्रेम पे डेटा को रिसैंपल करना है, और ये भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हर एक सेकंड में मेरे को केवल 1 टिक रिसीव होती है। तो मेरे को केवल लास्ट 5 टिक की रिक्वायरमेंट है, ओके। आई डोंट नीड लास्ट 6 और लास्ट 7 टिक डेटा, ओके। मेरे को केवल जो लेटेस्ट 5 है उसकी रिक्वायरमेंट है। उससे पहले जो भी डेटा आ रहा है उसको मुझे ज़रूरत ही नहीं है टच करने की। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक क्यू डिज़ाइन करूँगा, क्यू, और क्यू की साइज़ क्या होगी 5, ओके। अब मान लेते हैं पहला टिक आया, तो जैसे ही पहला टिक आएगा मैं यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे स्टोर कर दिया, ओके। मैंने यहाँ पे मार्क किया 1। जैसे ही यहाँ पे पहला टिक आएगा मैंने इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया, ओके, यहाँ पे 1। फिर लेट्स से कि अब सेकंड टिक आपका आया, तो यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया सेकंड पे। फिर थर्ड आया तो मैंने थर्ड स्टोर कर दिया। फिर फोर्थ आया, मैंने यहाँ पे फोर्थ स्टोर कर दिया। फिर फिफ्थ आया, मैंने फिफ्थ को स्टोर कर दिया, ओके। यहाँ पे 5 टिक आ चुकी है। अब जैसे ही सिक्स्थ आएगा, उस केस में आप क्या करोगे, जो सबसे पहले एंट्री थी, ओके, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या है 1, ओके। तो आप 1 को रिप्लेस कर दोगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप फॉलो कर रहे हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, ओके। जैसे ही फर्स्ट सिक्स्थ एंट्री आएगी, मैं 1 को रिप्लेस करके यहाँ पे 6 को एंटर कर दूंगा। फिर जब 7th एंट्री आएगी तो मैं 2 को रिप्लेस कर दूंगा, ओके। यहाँ पे देखिए मैंने 2 को रिप्लेस कर दिया, ओके। यहाँ पे मैंने 2 को रिप्लेस कर दिया। फिर जब 8th एंट्री आएगी तो मैं 3 को रिप्लेस कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो कर रहा हूँ। और मेरे पास हमेशा लेटेस्ट 5 एंट्री अवेलेबल रहेंगी, ओके, क्यू में। और यहाँ पे मेमोरी फिक्स है, तो इट्स बेसिकली ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी फॉर मेमोरी। तो ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, जहाँ पे आप एक फिक्स साइज मेमोरी में ही अपने टिक को स्टोर करोगे, तो हमें पूरे टिक को स्टोर करने की जरूरत नहीं होगी। जो भी रिसेंट डेटा होगा हम केवल उसी को स्टोर करेंगे। इसको बेटर वे में समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए 5 स्पेस है, 1 2 3 4 5। अब मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे एंट्री आ गई फर्स्ट, तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली 1। फिर सेकंड एंट्री आएगी यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे आएगा थर्ड, यहाँ मैंने कर दिया 3। फिर यहाँ पे आएगा 4, यहाँ मैंने कर दिया 4। फिर यहाँ पे आएगा फिफ्थ एंट्री। अब जैसे ही सिक्स्थ आएगी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टोर करूँगा, ओके। यहाँ पे आएगा 6, फिर यहाँ पे आएगा 7th, यहाँ पे आएगा 8, और फिर यहाँ पे आएगा 9। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने सर्कुलर बफर क्रिएट कर रखा है, और हमेशा केवल लेटेस्ट 5 एंट्री को मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो सेम लॉजिक को आप यहाँ पे फॉलो करेंगे इन केस ऑफ योर टिक डेटा कैलकुलेशन। अगर आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, और मान लेते हैं कि हर टिक पे हर सेकंड पे 1 टिक रिसीव होता है, तो मेरे केवल लास्ट 60 कैंडल की रिक्वायरमेंट आएगी, ओके। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया 5 का। बट अगर आप यहाँ पे बात करेंगे टिक डेटा की, तो आपको अगर टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, तो मेरे को लास्ट 60 टिक की रिक्वायरमेंट है। तो मैं केवल 60 का साइज क्रिएट कर लूँगा और मेरा काम हो जाएगा, ओके। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जनरली ब्रोकर्स क्या करते हैं, जुड़ेदा केस में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर रखा, आपने देखा होगा। जुड़ेदा केस में आपको 1 सेकंड में 3 से 4 टिक मिलते हैं, ओके। तो आपको 16 लेके चलना है। आप इसको कम से कम 4 कर लीजिए। 16 टू 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 240 हो जाएगा, ओके। तो आपको मिनिमम 240 स्पेस लेके चलना है। बट मैं बोलूँगा कि आप 240 मत करिए, आप तो डबल कर लीजिए। तो कम से कम 500, ओके, 500 सिंबल्स, सॉरी 500 के साइज़ का क्यू मेंटेन करिए, और उस क्यू में आप इसको सेव करते रहेंगे। तो आप 500 या 1000 कर सकते हैं। अगर आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, तो 5 × 60 करेंगे तो 300 सेकंड्स हो गए। 300 में से आप 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए अगेन, क्योंकि एक सेकंड पे 4 एंट्री आ जाती हैं कभी-कभी। तो हम कोई भी टिक लूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1200 की हमारी साइज़ हो गई एक टाइम फ्रेम की, इसको डबल कर लीजिए, ओके। हम लास्ट 2 कैंडल को स्टोर कर रहे हैं, तो 1200 × 2 करेंगे तो 24 हो गया, 25 पकड़ लेते हैं। तो ऐसे आपको एस्टिमेट लगाना है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, उसका डबल कैंडल का आप एक क्यू क्रिएट करेंगे, ओके। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है टिक डेटा को OHLC फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोवाइडेड आपके पास बहुत ही लेस नंबर ऑफ सिंबल्स है, ओके। अगर सिंबल की साइज ज़्यादा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा गो फॉर द टाइम सीरीज डेटाबेस।
और यहाँ पे एक और पॉइंट है, हम टिक डेटा को स्टोर नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं स्टोर नहीं कर रहा हूँ, मैं रिसैम्पल कर रहा हूँ। स्टोर करना है तो फिर तो आप यहाँ पे यूज क्लिक हाउस और टाइम स्केल डीबी। अब इस पूरे लॉजिक को मैं जिरोधा केस में इंप्लीमेंट करूँगा। मैंने कोड लिखा हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, मुझे बस आपको डेमो में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने यहाँ पे रिंग बफर भी इंप्लीमेंट कर रखा है, सब कुछ मेंशन्ड है। बस इसको मैं आपको डेमो में एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, और ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा अपने मेंबरशिप सेक्शन में। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यू कैन जॉइन एंड वॉच दैट वीडियो, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम जिरोधा, एंजल, फायर्स, आई थिंक मैं सबके लिए इसको एक्सप्लेन करूँगा, बट सबसे पहले मैं जिरोधा के लिए इसको इंप्लीमेंट करूँगा। ओके, so thanks for watching this video. See you soon next one. Over and out. Bye.